तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्ध और कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन फैक्ट हर एक चीज को मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी ये। और इसे आप कहाँ पढ़ रहे होते हैं? यूरोप पे कंपनी का भारत में आगमन, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है। और इस चैप्टर को मैंने डिटेल ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको वीडियो की कंप्लीट लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्नाटक युद्ध को सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको याद रखना है कि ये जो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था किस तट के किनारे, तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तट के किनारे। किसके किसके बीच में ये युद्ध हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुई थी। और ये कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और ये तीनों कर्नाटक युद्ध के पीछे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो ईयर, किस कारण से हुई थी और उसमें कौन से युद्ध हुए थे और उसमें कौन सी संधियां हुई थी। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए उसमें से 2 जो कारण है वो यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस में जो युद्ध हुई थी उसके कारण आपको भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुई। और एक जो कारण रहा भारत में स्थानीय राजा कौन बनेगा उसके मुद्दे को लेकर के यहां पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़े। तो ये 3 युद्ध के 2 कारण क्या है? एक तो यूरोप का कारण होगा और एक इंडिया में कारण होगा। तो भाई देखिए, अगर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे हैं तो यहां पे जो भी संधि होगी यूरोप में होगी। तो यूरोप में अगर संधि होगी तो जो भी नाम होगा उस संधि का यूरोप के किसी देश के नाम से, जैसे कि पेरिस की संधि या एक्सला सेपल की संधि या आचेन की संधि। ये एक्सला सेपल जिसका अभी नया नाम आचेन कर दिया गया, यह एक जगह का नाम है इसीलिए, ठीक है। और एक संधि आप पढ़ेंगे पांडिचेरी के संधि। और ये पांडिचेरी कहाँ है भाई? भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये संधि कब होगा? जब स्थानीय यानी कि भारत में जब अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ेंगे। क्लियर है? तो संधि का कंसेप्ट समझिए पहले। चलिए अब आ जाइए, पहले अगर आपको डाउट है कोरोमंडल तट को तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैंने बड़े ही मैप के अकॉर्डिंग हर एक चीज को पढ़ाया है। तो देखिए, अभी अगर आज का मैप आप देखें तो कर्नाटक आपका यहाँ है और आप इसे क्या कहेंगे? कोंकण तट के किनारे कर्नाटक स्थित है। लेकिन ये राज्य के पुनर्गठन की बाद का मैप है, यानी आज का वर्तमान का मैप है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहा था तो आपको मैंने ये बोला था कि ये उस समय का जो मैप देख रही है कर्नाटक है, ये मैसूर साम्राज्य, ये हैदराबाद का निजाम। तो ये कौन से तट के किनारे स्थित है भाई? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ तो कोरोमंडल तट। तो ये आप डिटेल वहां पे देख लेंगे, वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मिल भी जाएगा। तो चलिए 3 सवाल। कर्नाटक युद्ध, कोरोमंडल तट, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुई थी। 3 कर्नाटक युद्ध हुई थी। 3 में से जो 2 कारण रहा है वो कारण क्या रहा है? यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़े थे। और एक है जो स्थानीय कारण है। चलिए अब पहला कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं, तो पहला ये कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 1748, 2 साल के लिए हुई थी। कारण क्या रहा था कि यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। अब इस ऑस्ट्रिया देश में कौन अपना एक अधिकार रखेगा या फिर उत्तराधिकार या उस पर अपना हक या उस पर अपना कब्जा करेगा, इसके लिए अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़े। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपस में लड़े। और उस युद्ध का नाम भारत में क्या रखा गया था? सेंट थॉम का युद्ध। और ये जब युद्ध समाप्त हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में अगर कोई रीजन है तो यूरोप के किसी देश के नाम से ही संधि होगी। तो ये युद्ध जो हुआ आपका, यूरोप का एक देश ऑस्ट्रिया पे एक अधिकार के लिए अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो संधि हुई थी एक्सला सेपल की संधि, यानी कि हम इसे आचेन की संधि भी कहते हैं। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो आपका अगले साल ही 1749 से लेके 5 साल तक 1754 तक चलेगी। इसका जो कारण था स्थानीय रीजन, यानी कि ये जो कारण मैंने बताया था जो स्थानीय रीजन है कि कर्नाटक और जो हैदराबाद देख रहे हैं ना, यहाँ पे कौन अगला नवाब या निजाम बनेगा, इसके लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े। और एक युद्ध हुआ जिसे हमने कहा था अंबुर का युद्ध, ठीक है, जिसमें कर्नाटक के नवाब एक आपको जो बनाना चाह रहे थे अंग्रेज अनवरुद्दीन को, और चंदा साहेब को डुप्ले साहब यानी कि फ्रांसीसी बना रहे थे। इन दोनों के बीच में ही युद्ध हुई थी जिसमें अनवरुद्दीन की हार हुई थी। ये सब मैंने बता रखी है। और ये कैसे ये युद्ध समाप्त हुआ था? पंडिचेरी की संधि में। तो पंडिचेरी भारत में स्थित है और ये स्थानीय रीजन है, इसलिए संधि का नाम भी भारत के किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ये संधि रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि इस समय पंडिचेरी की संधि में
किसने सिग्नेचर किया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था इस समय कौन? डुप्ले, लेकिन इसको भेज दिया गया था वापस फ्रांस। और इसमें संधि में हस्ताक्षर किसने किया था? गोडेहू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये, मैंने बताया भी था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका 1758 से लेकर 1763 तक। ये युद्ध का कारण क्या है कि यूरोप में 7 वर्षों तक सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। किस कारण? कनाडा पे अपना उत्तराधिकार के लिए, कि कनाडा पर किसका कब्जा होगा। अंग्रेज और फ्रांस आपस में मिल रहे थे 7 वर्षों से, 1756 से लेकर 1763 तक। और भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध इसी के कारण हुआ 1758 से 1763। तो देखिए यूरोप एक कारण है, तो इसका संधि भी क्या होगा? तो वही यहाँ पे संधि भी क्या होगा? यूरोप के किसी देश के नाम से, यानी पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। और इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुई, वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, 1760 में हुई थी। और इसी वांडीवास के युद्ध से जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य या जो व्यापारिक कोठी थी वो पूरी की पूरी किसके अधीन आ चुकी थी? अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। और इसी पेरिस के संधि में फ्रांस के गवर्नर कौन थे? काउंट डी लाली को मृत्यु की सजा भी सुना दी गई थी। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध होप शो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जितने पॉइंट जितने सवाल बन सकते इससे बाहर नहीं बनेंगे। और बाकी डिटेल इस चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट में जाइए, वहां आपको पूरी डिटेल वीडियो के लिंक मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगा हो और भी सारी, देखिए मैंने हर एक चीज को एक मैंने तो देखिए जैसे पुर्तगालियों का व्यापारिक कोठी अलग मैप में बना दिया है, डच की अलग बना रखा है, डेनिस की अलग बना रखा है। फिर अगर आप देखेंगे तो फ्रांसीसी की व्यापारिक कोठी, और ये जो आप देख रहे हैं मैप, इसमें पूरा एक मैप में मैंने सारी चीजें रिवाइज भी करवाया। तो भाई तरीके जीके अगर याद रखनी है तो यही प्रोसेस अपनानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।